हाय एवरीवन। आज हम लोग रीनल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो रीनल सिस्टम में हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे सब टॉपिक्स में। आज जो हम लोग टॉपिक्स में ध्यान देंगे वो है बेसिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, बेसिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, और जो हम लोग लैब टेस्ट कराते हैं टू नो द फंक्शन ऑफ किडनी। ये दो चीज़ों को अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद हम लोग और भी आगे स्लाइड्स में किडनी को और डेप्थ में जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एनाटॉमी और लैब टेस्ट को देखते हैं कैसे 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 क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले रीनल डिजीज जो है वो होता किसको है, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर क्या है रीनल डिजीज का, किसको होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो उन पेशेंट्स को रीनल डिजीज ज़्यादा होता है जिसको डायबिटीज मेलाइटिस हो, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो, या फैमिली हिस्ट्री हो पास्ट, या फिर उसका एज जो है मोर देन 65 ईयर ऑफ एज हो, मतलब ओल्ड एज में आपका किडनी का डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री और एज मोर देन 65 ईयर्स, ये सब आपका प्रिडिक्टर्स हैं किडनी डिजीज होने का। उसके बाद किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन जो मेन फंक्शंस है उनको समराइज किया गया है। पहला है वाटर कंजर्वेशन, वाटर का रेगुलेशन जो है वो किडनी संभालता है। इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंट्रोल है वो भी किडनी संभालता है। एसिड बेस बैलेंस वो भी किडनी करता है। और न्यूरो ह्यूमरल और हार्मोनल फंक्शन, बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं जो किडनी सिक्रेट करता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है किडनी के। फिर किडनी का जो वेट है वो अराउंड 130 ग्राम है। ये हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 15 से 25% जो कार्डियक आउटपुट है वो किडनी के पास आता है। 15 से 25%, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। और जो ब्लड आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, रीनल कॉर्टेक्स में आ रहा है। कॉर्टेक्स मतलब देखिए, ये जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, ये जो पिंक कलर से है, आउटर पार्ट जो है किडनी का, ये कॉर्टेक्स हो गया। और दूसरा पार्ट है वो है मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा है, जैसे कि ये जो इनर जो एरिया दिख रहा है, ये सब एरिया जो दिख रहा है, ये सब जो है ये आपका मेड्यूला है। ठीक है, तो आउटर में आपका कॉर्टेक्स होता है, इनर में आपका मेड्यूला होता है। किडनी बनता किससे है, किडनी हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है, तो वैसे ही किडनी का भी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब कि 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो पर किडनी में होता है। फिर नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेफ्रॉन ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है इसका, किडनी का। ये एक सिंगल नेफ्रॉन है, तो इसका भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहला होता है एफरेंट आर्टीरियोल। ये वो आर्टीरियोल है जो ब्लड को लेके आता है किडनी में, नेफ्रॉन के पास। ठीक है, और ये जो ब्लड है यहाँ से फिल्टर होके चला जाता है किडनी से बाहर, नेफ्रॉन से बाहर, और उसको जो लेके जाता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो बन रहा है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस उसको बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाहर में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो है वो आगे इलोंगेट होता है, प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल बनाता है, वो आगे जाके लूप ऑफ हेनले बनाता है, वो आगे जाके डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल बनाता है, और फाइनली वो एंड करता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है क्या, अब जो किडनी है उसका जो ब्लड फ्लो है ना वो ऑटो रेगुलेटेड होता है बिटवीन मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ 50 से 150, 50 से 150 तक। अगर आपका ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटो रेगुलेट कर देगा अपना ब्लड को। ऐसा ही सिस्टम ऑटो रेगुलेशन का हम लोग को देखने को मिलता है ब्रेन में भी, वहाँ पे भी ऑटो रेगुलेशन होता है। ठीक है, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जितना ब्रेन को ब्लड चाहिए उतना उतना उसको पास जाएगा, और जितना किडनी को ब्लड चाहिए उतना किडनी के पास भी जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम लोग को किडनी के बारे में जानकारी देगा। आगे हम लोग देखेंगे कि और इसके बारे में और जानकारी हम लोग आगे में देखेंगे। फिलहाल इसका जो 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 नॉर्मल वैल्यू है ना, वो होता है मोर देन 90 ml/मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टाइम पे भी डिपेंड करता है, बॉडी सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग एज में अलग अलग बॉडी वेट में आपका GFR जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, 125 126 नॉर्मल होता है, लेकिन मोर देन 90 में आप उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। एक दिन में अराउंड 180 लीटर प्योरीफाई करता है किडनी। ठीक है, प्लाज्मा को। अब GFR जो है वो बेस्ट मेजर है रीनल फंक्शन पता करने के लिए। डिक्रीज बाई 1% पर ईयर आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल के बाद GFR जो है वो हर साल 1% जो है वो कम होता रहता है। और जब GFR 15 से कम हो जाए, 15 ml/मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया,
तो यूरेमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। हम देखेंगे आगे और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। अब क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या है? ये एक इंडोजिनस मार्कर है, किस चीज का? रीनल फंक्शन का। बनता कहाँ पे है ये प्रोड्यूस्ड होता है कंसंट्रेट पे, कहाँ से? स्केलेटल मसल का क्रिएटिन से। स्केलेटल मसल में क्रिएटिन पाया जाता है, उससे क्रिएटिनिन बनता है। कहाँ बनता है? हेपेटिक में बनता है, लीवर में बनता है। और वो जो क्रिएटिनिन बना वो फिल्टर होता है कहाँ से? किडनी से। इसलिए वो एंडोजेनस मार्कर है रीनल फंक्शन पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली फिल्टर होता है किडनी से और उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको मोस्ट कॉमनली यूज जो मार्कर है किडनी का फंक्शन पता करने के लिए, वो क्या है? वो क्रिएटिनिन है, ठीक है। अब ये बेसिक जानकारी के बाद हम लोग कुछ एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। जो एनाटॉमी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है कि किडनी को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। जो आउटर है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर है उसको रीनल मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स मतलब हो गया आपका ये बाहर वाला पार्ट, और मेडुला हो गया आपका ये अंदर जो पिरामिड वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। इसको पिरामिड बोलते हैं, देखिए रीनल पिरामिड, ठीक है। बेस ऑफ रीनल पिरामिड टुवर्ड्स कॉर्टेक्स होता है और एपेक्स जो है वो टुवर्ड्स पेल्विस होता है, ठीक है। ये रीनल कॉलम है। रीनल कॉलम क्या होता है? आपका कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो पिरामिड के बीच में है, जैसे ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो पिरामिड्स के बीच में है उसको हम लोग रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो रीनल कॉलम हो गया, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा इसमें चीज है, ठीक है। पहला है रीनल कॉलम, ठीक है। तो क्या है रीनल कॉलम? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स क्या है? ये आउटर पार्ट जो है किडनी का, जो आउटर पार्ट आपको दिखा ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉलम क्या है? कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इन्वेजिनेट किया है अंदर की ओर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, रीनल कॉलम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉर्टेक्स के बाद देखेंगे, कॉर्टेक्स हो गया। बेस ऑफ रीनल पिरामिड, ये पिरामिड है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पिरामिड है। और ये क्या है? रीनल मेड्यूला है, ठीक है। मेड्यूला में आपको रीनल पिरामिड, ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? रीनल मेड्यूला में पाया जाता है, ठीक है। इसका ये वाला बेस है और ये एपेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो टुवर्ड कॉर्टेक्स है और जो एपेक्स है वो टुवर्ड पेल्विस है, ठीक है। कॉलम हो गया, पिरामिड हो गया। रीनल कैप्सूल, कैप्सूल जो है वो आउटर कवरिंग है, कॉर्टेक्स के बाहर में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल है, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपिले, पेपिले क्या है? आपका जो पिरामिड है उसका जो टिप है, टिप ऑफ पिरामिड, इसको रीनल पेपिले, ठीक है। और ये कहाँ होता है? पेल्विस के पास होता है। ये पेल्विस है, उधर कॉर्टेक्स है, तो पेल्विस के पास आपका रीनल पेपिले होता है। और ये टिप है किसका? पिरामिड का, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया क्या है? तो ये मेडुला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आता है कॉर्टेक्स, हम लोग देख लिए, मेडुला हम लोग देख लिए। माइनर रीनल कैलिक्स एंड मेजर रीनल कैलिक्स, इसको देखिए, ये यूरेटर है, ये जो आया ना ये यूरेटर है। तो यूरेटर, यूरेटर जहाँ खुला उसको बोलते हैं हम लोग पेल्विस, मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेल्विस। पेल्विस के बाद जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब ये कैलिक्स दो है, एक तो बड़ा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, और जो छोटा छोटा पार्ट जो इनवेजिनेट किया है उसको बोलते हैं माइनर रीनल कैलिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी ऑफ किडनी, बेसिक है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग और इन डेप्थ जैसे जैसे आगे जाएंगे और देखते जाएंगे। तो समराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो बाहर वाला लेयर है जो सबसे आउटर मोस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो ये एरिया आता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर जो ये एरिया आता है इसको बोलते हैं हम लोग मेडुला। तीन चीज क्लियर हो गया। मेडुला में जो स्ट्रक्चर है हम लोग के पास उसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड, ठीक है। तो वो पिरामिड भी हो गया। पिरामिड का ये बेस है और ये एपेक्स है। बेस टुवर्ड कॉर्टेक्स होता है, एपेक्स टुवर्ड पेल्विस होता है। एपेक्स को हम लोग पेपिला बोलते हैं, रीनल पेपिला, ये भी हो गया। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इन्वेजिनेट करता है दो पिरामिड के बीच में उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, तो रीनल कॉलम भी हो गया। अब ये यूरेटर है, यूरेटर हो गया। यूरेटर जहाँ खुलता है उसको बोलते हैं हम लोग पेल्विस, तो ये पेल्विस हो गया, रीनल पेल्विस। पेल्विस के बाद जो स्ट्रक्चर हम लोग के सामने आता है ब्रॉड एरिया जो है उसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स दो है, एक तो ये ब्रॉड एरिया है जिसको हम लोग मेजर कैलिक्स बोलेंगे, और ये ब्रॉड एरिया देखिए अंदर अंदर थोड़ा सा इन्वेजिनेट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग माइनर कैलिक्स। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी का बेसिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सटेंट क्या है, किडनी का एक्सटेंट क्या है।
तो किडनी जो है वो T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में लाई करता है, T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में लाई करता है। और एक बात और है कि लेफ्ट साइड का जो किडनी है ना वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ऊपर होता है, ठीक है। राइट साइड का किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है तो उसको जगह नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग पेनकाइमा ऑफ द किडनी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मेन यूनिट ऑफ मेडुला इज रीनल पिरामिड, हम लोग देख चुके हैं। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया, इसी को हम लोग रीनल पिरामिड बोलते हैं, वो मेन यूनिट है मेडुला का। 8 से 10 रीनल पिरामिड होता है इस किडनी में, एक किडनी में 8 से 10 रीनल पिरामिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। और इसका जो बेस है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है, हम दिखाएं तो बेस जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ है, और एपेक्स जो है वो हाइलम की तरफ है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये पूरा एरिया, इसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो किडनी में आते भी है और जाते भी। जैसे ये यूरेटर है, ये अंदर आया, यहीं से आया। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये रीनल आर्टरी है, ये यहीं से आ रहा है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये रीनल वेन है, यहीं से जा रहा है, ठीक है। तो अंदर आ रहा है, जा रहा है, जो भी स्ट्रक्चर आएगा जाएगा किडनी से वो इसी एरिया से जाएगा, और इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम, ठीक है। तो हाइलम की तरफ होता है एपेक्स, किसका? पिरामिड का, ठीक है। और पिरामिड कहाँ है? मेडुला में। धीरे 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 हम लोग को सब चीज याद हो जाएगा, ठीक है। एपिकल जो प्रोजेक्शन है रीनल पेपिला का, वो माइनर कैलिक्स में हम बताएं, मेजर और माइनर कैलिक्स होता है, रीनल पेल्विस के ऊपर होता है। तो जो पिरामिड है उसका जो टिप है वो कहाँ होगा? माइनर कैलिक्स की तरफ प्रोजेक्ट होगा। माइनर कैलिक्स यूनाइट करता है टू फॉर्म मेजर कैलिक्स, ये भी ठीक है। यूजुअली देयर आर 2 or 3 मेजर कैलिक्स इन द किडनी, है ना, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, विच अगेन यूनाइट टू फॉर्म रीनल पेल्विस, फ्रॉम विच यूरेटर इमर्ज एंड लीव द किडनी थ्रू हाइलम। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि माइनर कैलिक्स जो है, देखिए माइनर कैलिक्स जो है, ये माइनर कैलिक्स है, ये सब यूनाइट किया और बनाया मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो मेजर कैलिक्स यूनाइट किया और बनाया रीनल पेल्विस, और ये जो रीनल पेल्विस है यूरेटर से बाहर निकलना, यही बोलना चाह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। पिरामिड आर सेपरेटेड बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स कॉल्ड रीनल कॉलम, हम देख लिए रीनल कॉलम क्या है। रीनल कॉलम जो है ये पार्ट है रीनल कॉलम का, ये क्या है? कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो पिरामिड्स के बीच में आता है, देख लिया हम लोग ये पार्ट को। अब ये है निमोनिक, जिससे हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। फंक्शंस को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसका नाम है अवेट बेड। ए से क्या होता है? ए से होता है एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड बेस का जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? किडनी करता है। डब्ल्यू से क्या होगा? वाटर रेगुलेशन, ठीक है। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, या बैलेंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। टी से क्या होगा? टॉक्सिन रिमूवल, वो भी किडनी का ही काम है, ठीक है। बी से क्या होगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो है वो भी किसका है? किडनी का काम। ई और डी, ठीक है। डी से क्या होगा? विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी किडनी में। ई क्या है? हम आपको बताए थे किडनी का एक फंक्शन होता है जो कि हार्मोनल फंक्शन है। तो ई एक हार्मोन है जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन, ये एक हार्मोन जो कि किडनी सिक्रेट करता है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म करता है। तो इन शॉर्ट अवेट बेड जो है वो एक निमोनिक है जिसे आप किडनी के फंक्शंस को याद कर सकते हैं। ए से होगा एसिड बेस रेगुलेशन, डब्ल्यू से होगा वाटर रेगुलेशन, ई से होगा इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन, टी से होगा टॉक्सिन्स का रिमूवल, बी से होगा ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस, ई एक हार्मोन है, इरेथ्रोपोइटिन नाम है उसका, आरबीसी को सिक्रेशन में काम आता है, और डी जो है वो विटामिन डी है, उसका वो मेटाबॉलिज्म करवाता है किडनी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये बेसिक एनाटॉमिक इतना ही जानना था, ठीक है। हम लोग टेस्ट देखेंगे, कौन कौन सा टेस्ट हम लोग करवाएंगे टू इवेल्युएट द रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए 2 टेस्ट हैं, एक है जीएफआर और एक है रीनल ट्यूबुलर फंक्शन या इंटीग्रिटी जानने के लिए हम लोग क्या टेस्ट कराएंगे, ठीक है।
तो जीएफआर जो है वो क्या करता है, हम बताएं कि किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करता है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा पैरामीटर्स है, जैसे बर्न कंसंट्रेशन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 10 से 20 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम क्रिएटिनिन दूसरा है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो जीएफआर में हम लोग मेनली मेजर करते हैं 110 से 140 ml पर मिनट। यूरिन प्रोटीन एल्बुमिन एक्सक्रीशन लेस देन 150 मिलीग्राम पर डी, ठीक है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है, उसको किडनी प्रिजर्व करता है, इसलिए उसका नॉर्मल में रेंज में 150 मिलीग्राम पर डे से कम होना चाहिए। क्रिएटिनिन क्लियरेंस 110 से 140 होना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, और बर्न कंसंट्रेशन 10 से 20 मिलीग्राम पर डीएल। ये हो गया नॉर्मल फंक्शन जो है किडनी का, फिल्ट्रेशन फंक्शन, उसको जानने का। अब उसका स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर फंक्शन या इंटीग्रिटी जानना है हमको किडनी का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अलग टेस्ट होता है। कौन कौन सा टेस्ट है, पहला यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका नॉर्मल रेंज है 1.003 से 1.030। दूसरा यूनिक ऑस्मोलैरिटी, वो होता है 50 से 150 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तीसरा यूरिन सोडियम एक्सक्रीशन, कितना सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, वो है लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मली लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हाँ सोडियम जो है वो एक्सक्रीट होना चाहिए। ग्लाइकोजूरिया, मतलब अगर ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में तो भी ट्यूबुलर इंटीग्रिटी जो है वो डैमेज हुआ है। इंजाइम यूरिया, इंजाइम भी नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होता है। अगर ट्यूब्यूल का फंक्शन जो है वो डीअरेंज हो गया या ट्यूब्यूल का इंटीग्रिटी डीअरेंज हो गया तब दो एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है। कौन कौन सा है वो एंजाइम, पहला है एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामिनेडेज और दूसरा है अल्फा ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। ये दो एंजाइम है जो कि अगर यूरिन में निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो डैमेज हुआ है, ठीक है, रीनल का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है। अभी जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, ये जितने भी वैल्यूज़ है ये सब इन्फ्लुएंस होते हैं अदर पैरामीटर्स से, सिर्फ किडनी से नहीं। किडनी के प्रॉब्लम में ये डीअरेंज नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन है जिसमें ये डीअरेंज हो जाता है। कौन कौन सा है, जैसे डिहाइड्रेशन, वेरिएबल प्रोटीन इंटेक, अगर प्रोटीन कोई ज़्यादा ले रहा है तो भी चेंजेस होगा। जीआई ब्लीड हो रहा है तो भी पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो भी चेंज हो जाएगा। ओल्ड एज है पेशेंट का तो भी चेंज हो जाएगा। स्केलेटल मसल मास है तो भी चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल मास, ठीक है, स्केलेटल मसल मास जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपका क्रिएटिनिन का लेवल को, सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये बात को हम लोग को याद रखना है कि स्केलेटल मसल मास जो है वो सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसको चेंज कर सकता है। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस करने का, क्रिएटिनिन जो क्लियरेंस हो रहा है उसका एक निकालने का, क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, यूरिया क्रिएटिनिन इंटू यूरिया वॉल्यूम डिवाइड बाय सीरम क्रिएटिनिन इंटू टाइम। ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसी से हम लोग क्रिएटिनिन क्लियरेंस को निकालते हैं। और जीएफआर निकालने का वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली अभी यूज हो रहा है वो है कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन, ठीक है। कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। जीएफआर निकालने का फॉर्मूला है ये कि 140 माइनस एज इंटू लीन बॉडी वेट डिवाइडेड बाई सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू इंटू 72, और अगर फीमेल हुई पेशेंट तो हम लोग 0.85 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो जो पढ़े हैं, जो जो टेस्ट हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन के बारे में क्या जानना है कि ये एस्टिमेट करता है, जीएफआर को हम लोग पढ़ लिया, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है। नाइदर सिक्रेटेड नॉट एब्जॉर्ब, किडनी से ना तो सिक्रेट होता है ना ये एब्जॉर्ब होता है। तो इससे क्या फायदा है, देखो ये बहुत अच्छा चीज बता रहा है कि अमाउंट दैट अपीयर्स इन यूरिन इन स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू अमाउंट दैट इज फिल्टर्ड आउट ग्लोमेरुलर ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। मतलब क्या हुआ इसका कि ये तो ना सिक्रेट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, किडनी से ना तो ये सिक्रेट होता है ना ये एब्जॉर्ब होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी अपीयर हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल में किडनी में, उतना ही फिल्टर हुआ होगा उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, क्योंकि ना तो ये एक्सक्रीट हो रहा है और ना, मतलब ना ये एक्सक्रीट हो रहा है ना ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जितना फिल्टर होके बाहर आया उतना ही तो यूरिन में देखने को मिलेगा ना। तो फिल्ट्रेशन जो है वही इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट है वही आपको यूरिन में अपीयर होगा। जितना अपीयर हुआ जितना टाइम इंटरवल में उतना ही फिल्टर हुआ होगा उतना टाइम इंटरवल में। तो ये हम लोग को जीएफआर जो है वो हम लोग इस तरीका से मदद करता है पता लगाने के लिए
कितना फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन रेट क्या है किडनी का, फंक्शनल क्या है, एनाटॉमिकल नहीं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, फंक्शन के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में पता करना है तो आपको जीएफआर बताएगा, ठीक है। और उसमें हम लोग मोस्ट कॉमनली जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिनिन यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल हम लोग पढ़े हैं वो वेरी करता है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। नॉर्मली फीमेल्स का अगर हम बात करें तो 0.6 से 1 मिलीग्राम पर डीएल होगा, और अगर मेल्स का बात करें तो 0.8 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल होगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखना कि सेम क्रिएटिनिन वैल्यू आर ऑल्सो स्लो टू रिफ्लेक्ट एक्यूट चेंजेस इन रीनल फंक्शन। मतलब क्या है, देखिए अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको एकेआई डेवलप हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हुआ, ठीक है, तो उसका जीएफआर जो है ना वो 1 वीक तक नॉर्मल ही रहेगा। 1 वीक तक उसका जो जीएफआर है वो नॉर्मल रहेगा। उसको एकेआई हो चुका है, एक्यूट किडनी इंजरी हो चुका है उसको, लेकिन जीएफआर उसको नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि वही चीज हम लोग को याद रखना है कि स्लो है टू रिफ्लेक्ट द एक्यूट चेंजेस इन रीनल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है वो भी जीएफआर के साथ ही अकॉर्डिंगली वेरी करता है, ठीक है। लेकिन फिर ये भी बहुत सारा अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये भी रिलायबल टेस्ट नहीं है रीनल फंक्शन के लिए, ठीक है। एक मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट वैसा कोई भी नहीं है, हम लोग को सबको टेस्ट को मिला के ही कोई एक डिसीजन पे पहुंचना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एबनॉर्मेलिटी। एक टेस्ट से आप बोलिएगा पता लगा लो, तो वैसा नहीं हो सकता। तो बन के बारे में क्या जानेंगे कि डायट्री इंटेक ऑफ प्रोटीन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर प्रोटीन आप ज़्यादा खाइएगा ना तो बन बढ़ जाएगा। कोई एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे जीआई ब्लड अगर हो रहा है तो भी आपका बन ब्लड नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या कंडीशन, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, अगर मान लो कि डिहाइड्रेशन कंडीशन है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम है तो भी आपका बन बढ़ जाएगा। तो बन बढ़ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ किडनी का एबनॉर्मलिटी, हाँ बन बढ़ता है जब जीएफआर कम होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि अगर बन का कंसेंट्रेशन 50 से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो डिक्रीजिंग जीएफआर होगा। नॉर्मल कंसेंट्रेशन जो था बन का वो हम लोग कितना पढ़े थे, 10 से 20 पढ़े थे, ठीक है। अगर 50 से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ जीएफआर में चेंजेस आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया फिल्ट्रेशन फंक्शन जानने के लिए। अब हमको मान लो कि उसका एनाटॉमी को जानना है, ठीक है, कि ट्यूबुलर का एनाटॉमी कैसा है, तो उसके लिए हम लोग को जानकारी लेने के लिए हम लोग जो टेस्ट कराएंगे वो उसमें पढ़ा था यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। तो रीनल ट्यूबुलर फंक्शन इज मोस्ट कॉमनली असेस्ड बाय दिस मेथड। यूरिन का कंसंट्रेशन एबिलिटी कितना है, तो नॉर्मली अगर रहेगा तो यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही बनाएगा। डायरेटिक्स है, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ये सब इंटरफेयर करता है, इसको भी इंटरफेयर करता है। कौन कौन, डायरेटिक्स, हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर नहीं, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया इंटरफेयर करता है, ठीक है। ऐसा थ्योरेटिकली बोला जाता है क्या कि सीओ फ्लोराइड जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है वो जब मेटाबॉलिज्म होता है ना तो फ्लोराइड बनाता है, और ये जो फ्लोराइड है ये भी आपका कंसंट्रेटिंग एबिलिटी को कम करता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। दूसरा है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया भी रीनल ट्यूबुलर डैमेज को हम लोग को दिखाता है, लेकिन फिर इसमें एक बात आता है, वो क्या है, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं परसिस्टेंट, क्योंकि प्रोटीनूरिया भी बहुत ज़्यादा कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पहला है फीवर, फीवर में देखने को मिलता है प्रोटीनूरिया हो सकता है। सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसमें भी हो सकता है। सीजर अगर मान लो कि इस पेशेंट को है तो उसमें भी आपका प्रोटीनूरिया हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस में भी प्रोटीनूरिया हो सकता है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसको भी प्रोटीनूरिया हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक मतलब कि अगर पेशेंट खड़ा है, मतलब कोई आदमी खड़ा है तो उसको भी प्रोटीनूरिया हो सकता है, और ये 5% केस में देखा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीनूरिया ऐसा नहीं है कि किडनी के फंक्शन में ही आपको डे अरेंजमेंट में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारा कंडीशन है जिनमें देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी एक टेस्ट स्पेसिफिक नहीं है कि आप बोल रहे कि हाँ ये टेस्ट का रिपोर्ट ये है तो प्रोटीनूरिया है तो किडनी डैमेज है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो मेन बात हम लोग को याद रखना क्या है कि जितने भी कंडीशन हम बताएं इसमें जो आपको प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा वो ट्रांजिएंट होगा, ठीक है, वो ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया अगर मान लो है तो किडनी डैमेज की तरफ आपका, रीनल ट्यूबुलर डैमेज की तरफ आपको इशारा करेगा, ठीक है। अब माइक्रो एल्बुमिनूरिया। माइक्रो एल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन का मात्रा छोटे छोटे अमाउंट में एल्बुमिन आपको यूरिन में देखने को मिल रहा है, तो समझ जाइए कि वो अर्लियर साइन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का वो अर्लियर साइन है क्या, माइक्रो एल्बुमिनूरिया। और सीवियर प्रोटीनूरिया, अगर मान लो सीवियर प्रोटीनूरिया हो रहा है तो क्या होगा, हाइपर एल्बुमिनूरिया हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में लॉस होगा तो ब्लड में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड में जो अमाउंट कम हो जाता है उसी को बोलते हैं हाइपर एल्बुमिनेमिया। अब जब ब्लड में कम हो गया, अब आप जानते हैं कि एल्बुमिन एक प्रोटीन है और इसका काम प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम हुआ तो जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में नहीं रहेगा, वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा।
तो फ्लूइड लॉस होगा कहाँ से, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और कहाँ चल जाएगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में चल जाएगा। क्या हो सकता है उससे, जैसे एसाइटिस, ठीक है, एसाइटिस आपको देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर हाइपोएल्बुमिनेमिया हो गया है तो अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका इफेक्ट जो है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा ड्रग्स का, ठीक है। एक और टेस्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, जिसको हम शॉर्ट में फेना कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड सोडियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड सोडियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जितना फिल्टर हुआ है सोडियम कहाँ से, ग्लोमेरुलस, और कितना एक्सक्रीट हुआ है कहाँ से, यूरिन से, तो उसका जो परसेंटेज है जितना फिल्टर हुआ और जितना excrete हुआ, उसी को फेना कहते हैं। तो क्या है, परसेंटेज है किसका, फिल्टर सोडियम का और जीएफआर का। फिल्टर सोडियम को जीएफआर से आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फेना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फेना को निकालने का, परसेंटेज में निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, प्लाज्मा में क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्लाज्मा में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन और यूरिन में क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको फेना आ जाएगा। फेना हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबुलर डिस्फंक्शन का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, अगर मान लो फेना 2% से ज़्यादा है, यूरिन में सोडियम एक्सक्रीशन 40 से ज़्यादा है, तो हम आपको बताए थे कि नॉर्मल जो है सोडियम एक्सक्रीशन फेना जो है वो 40 से कम होना चाहिए, या 2% से फेना जो है, मतलब यूरिन में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 40 से कम होना चाहिए, हाँ, फेना जो है वो 2 से कम होना चाहिए नॉर्मल पेशेंट में। लेकिन अगर मान लो किसी पेशेंट का फेना यूरिन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 40 है और फेना जो है मोर देन 2% है, तो ये क्या बता रहा है कि जो डिक्रीज एबिलिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल टू कंजर्व सोडियम, सोडियम जो है उसको रीनल ट्यूब्यूल कंजर्व नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है, ट्यूबुलर डैमेज है, इसलिए वो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। यूरिन में देखने को मिलेगा, यूरिन में कितना देखने को मिलेगा, 40 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 40 से कम तो नॉर्मल होता है, 40 से ज़्यादा देखने को मिला है आपको सोडियम कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में, तो इसका मतलब है कि रीनल ट्यूब्यूल जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। मान लो कि फेना जो है वो 1% से कम है और यूरिन में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 20 है, तो नॉर्मल है, ठीक है, कंजर्व कर रहा है सोडियम को, तो ये नॉर्मल है, इसके बारे में उतना नहीं जानना है। अब आता है यूरिन एनालिसिस, हम लोग यूरिन का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं किडनी का फंक्शन जानने के लिए। तो हम लोग यूरिन इन्वेस्टिगेशन में मेनली क्या क्या देखते हैं, प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, ब्लड देखते हैं, ल्यूकोसाइड देखते हैं, पीएच देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, कास्ट देखते हैं, क्रिस्टल देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जितने भी चीज़ें, इन सब अलग अलग बीमारी को हम लोग को बताते हैं कि किसके प्रेजेंस से कौन सा डिजीज हम लोग डायग्नोस करेंगे, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अब एक और कंडीशन आता है हीमेचुरिया, हीमेचुरिया का मतलब होता है ब्लड लॉस इन यूरिन, ठीक है। ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस से भी हो सकता है, यूरेथ्रा से भी हो सकता है, ठीक है। अगर माइक्रो हीमेचुरिया हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, माइक्रो हीमेचुरिया मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर ब्लड देखने को मिल रहा है आपको यूरिन में, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पहला है कि बेनाइन कंडीशन हो सकता है, नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा मोटा ट्रॉमा से भी ऐसा हो सकता है, तो बेनाइन कंडीशन हो सकता है। दूसरा, रीनल कैंसर से भी हो सकता है, अगर स्टोन है किडनी में तो भी हो सकता है। तीसरा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन तब भी हो सकता है हीमेचुरिया। और लास्ट है कैंसर ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, अगर मान लो कोई यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का, यूरेथ्रा का या कहीं का भी, पेल्विस का, पिरामिड का, मेडुला का, कॉर्टेक्स का, जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर देखे हैं, उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का अगर कैंसर है तब भी आपको हीमेचुरिया देखने को मिल सकता है। सपोज करो कि कोई पेशेंट है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उसमें आप क्या डायग्नोस करोगे, माइक्रो हीमेचुरिया से सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो उनको अगर माइक्रो हीमेचुरिया हो रहा है तो आप सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस करोगे। रेड ब्लड सेल कास्ट और वाइट ब्लड सेल कास्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर मान लो यूरिन आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं और आपको रेड ब्लड सेल कास्ट देखने को मिल रहा है, तो ये पैथोग्नोमिक है, किसका, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आपको आरबीसी का कास्ट देखने को मिलेगा, ये पैथोग्नोमिक फीचर है किसका, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाइट ब्लड सेल कास्ट, व्हाइट ब्लड सेल कास्ट हम लोग को किसमें देखने को मिलेगा, पाइलोनेफ्राइटिस में, अगर इन्फेक्शन हो गया, पस भर गया है, नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो हम लोग को व्हाइट ब्लड सेल का कास्ट देखने को मिलेगा। और लास्ट है अदर मार्कर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जीएफआर, बन, फेना, यूरिन एनालिसिस, इन सब के अलावा हमारे पास एक और मार्कर है जिसका नाम है सिस्टेटिन सी। ये क्या है,
ये एक प्रोटीन है। कहाँ से बनता है ये? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल इन आवर बॉडी, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है सब सिस्टेटिन सी बनाते हैं। इसका खासियत क्या है? ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी से, जैसे कि क्रिएटिनिन था। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, क्या है कि ये उतने ज़्यादा फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता है जितना कि क्रिएटिनिन होता था, ठीक है। इसलिए अपीयर्स टू बी मोर एक्यूरेट देन क्रिएटिनिन बेस्ड एस्टिमेट्स, ठीक है। क्रिएटिनिन जितना बताता है उससे ज़्यादा एक्यूरेट आपको सिस्टेटिन सी बताएगा। ये अभी ट्रायल में है, मतलब अभी उतना मोस्ट कॉमनली यूज तो अभी भी क्रिएटिनिन ही है, लेकिन ये प्रॉमिसिंग है कि आगे चल के हो सकता है सिस्टेटिन सी जो है वो क्रिएटिनिन से ज़्यादा यूज में आ जाए, ठीक है। तो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग सिस्टेटिन सी को यूज़ करें? जैसे सिरोसिस, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड मसल मास। देखिए फिर आगे ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि मसल मास के ऊपर डिपेंड होता है कौन? क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। लेकिन अगर मास कम है तो सीरम क्रिएटिनिन कम हो जाए। लेकिन पेशेंट तो मान लो किसी के लिए, ठीक है, स्टेज 5 है, तो आपका क्रिएटिनिन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन मास उसका कम है। कैसे मास कम है? सपोज करें कि पेशेंट इसका एम्पुटेशन हो गया, बायलेटरल लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हो गया, दोनों पाँव कट चुका है उसका, तो मसल मास कम हो गया। अब उसको सीकेडी भी है, मसल मास कम होने से उसका जीएफआर सीरम क्रिएटिनिन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जीएफआर में तो क्रिएटिनिन बढ़ना चाहिए ना, तो नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए उन सब केसों में जिसमें रिड्यूस मसल मास हो, माल न्यूट्रिशन हो, ओबेसिटी हो या सिरोसिस हो, हम लोग सिस्टेटिन सी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है किस चीज़ का? सीरम क्रिएटिनिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है किस चीज़ का? रिस्क ऑफ डेथ एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट इन ओल्डर पेशेंट। ओल्डर पेशेंट में रिस्क ऑफ डेथ या कार्डियोवास्कुलर इवेंट कितना होगा ओल्डर पेशेंट में, इसके लिए सिस्टेटिन सी जो है ना वो सीरम क्रिएटिनिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है, ठीक है। ये हो गया बेसिक। इसमें हम लोग बेसिक ऑफ एनाटॉमी देखे हैं, कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन देखे